हाय बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवर स्कूल 2.0 में। तो बच्चों, हम आपको दे रहे हैं साइंस की क्लास कक्षा 10th की। हमारा प्रथम चैप्टर स्टार्ट कर दिया है हमने। पिछली वीडियो में विस्थापन अभिक्रिया तक बता दिया है। आज उससे आगे बताएंगे कि बच्चों आगे बताएंगे उससे कि क्या क्या है इस चैप्टर में। पूरा चैप्टर आज इसी वीडियो में कवर करेंगे हम। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। आज हम पढ़ाएंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी, तो बच्चों सक्रियता श्रेणी में तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। बोले तो बच्चों सीधी भाषा में कि जिस तत्व की क्रियाशीलता अधिक होगी उसे सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। इस श्रेणी को, इन तत्वों की श्रेणी को रखने पर जो श्रेणी हमारी प्राप्त होती है ना, उसी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो कैसे बोलते हैं बच्चों कि तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बच्चों इस श्रेणी में 13 तत्वों को रखा गया है। तो हम इसे सक्रियता श्रेणी के तत्वों को लिखेंगे और उसे याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। ये बहुत जरूरी है बच्चों, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है सक्रियता श्रेणी को। तो हम लिखते हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में, इनके तत्वों को लिखते हैं। इन सक्रियता श्रेणी में टोटल 13 तत्वों को रखा गया है। वो इस प्रकार से हैं बच्चों, देखो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, Pb, Fe, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। बच्चों इसे याद करने की ट्रिक है कि काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कॉपर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। बच्चों सबसे अधिक क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्रियाशीलता का घटता क्रम। बच्चों इस सारणी में देखें तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगी, वो होगी पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर Zn, फिर Fe, फिर Pb, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Au। इस प्रकार से बच्चों हमारे जो तत्वों की क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बस यही है हमारी सक्रियता श्रेणी में। तो बच्चों अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं।
हाँ बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसके नाम से पता चला है बच्चों, द्वि, द्वि मतलब दो, विस्थापन माने तत्व। दो विस्थापन तत्व जो है, दो तत्व विस्थापित होंगे, वो कैसे होंगे अभी हम बताते हैं कि इसका सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। बच्चों हम ये लेते हैं, तो बच्चों इसमें होता क्या है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये इसके आयन ले लेगा और ये इसके आयन ले लेगा। क्या ले लेगा, ये इसके आयन ले लेगा और ये इसी के आयन क्यों लेगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। तो NaCl से क्रिया करेगा और BaSO4 से क्रिया करेगा। तो बच्चों क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा, BaSO4। बच्चों अब हम इसे समीकरण को संतुलित करेंगे। Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 लगा दो। अब इधर देखते हैं बच्चों, इधर भी Na2, इधर भी Na2। यहाँ पर देखते हैं Cl2, Cl भी 2 है, Ba1 है, Ba1 है, SO4 1 है, SO4। इसका मतलब बच्चों हमारी समीकरण क्या हो गई, अब संतुलित हो चुकी है। हमारी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो चुकी है। तो बच्चों इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किन्हीं दो अभिकारकों के बीच, किन्हीं दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आयनों के बीच आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रदान को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आई समझ में कुछ, देखना कि किन्हीं दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, इसके आयन इसने ले लिए और इसके इसने ले लिए, आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों तो हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखें। एग्जाम्पल, एक बार और बच्चों हम इसकी डेफिनेशन फिर दोबारा बोल रहे हैं कि किन्हीं दो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं हम, बच्चों इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेप। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों ये बनता है सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप। इस अभिक्रिया को सफेद अवक्षेप भी बोलते हैं। देखो बच्चों, अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। या बच्चों हम लिख सकते हैं कि Na2SO4 प्लस BaCl2 क्रिया कराएंगे तो बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4। ये क्या कहलाता है बच्चों, सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप। ये कैसा होता है बच्चों, ठोस, NaCl ठोस, ये द्रव और ये भी द्रव। तो बच्चों हम लिखेंगे कि
हम लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक द्रव पदार्थों को परस्पर मिलाकर ठोस पदार्थ बनाने की क्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों कैसे करेंगे कि दो या दो से अधिक द्रव पदार्थों को मिलाकर, दो या दो से अधिक पदार्थों को द्रव पदार्थों को मिलाकर ठोस पदार्थ बनाने की अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया यही होती है। तो बच्चों हम अब नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो हम आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया बच्चों क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे बच्चों हम देखते हैं Cu+H2 क्रिया कराएंगे, Cu+H2 हो जाता है। क्यों? देखो बच्चों कि जहां पर ऑक्सीजन हट रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अपचयन। और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। तो अब आप बताइए बच्चों, इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रही ना, इसीलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों अगर पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाए कि इसमें उपचयित पदार्थ कौन सा है और इसमें अपचयित पदार्थ कौन सा है, तो हम कैसे बताएंगे कि हमें पता है बच्चों कि जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या होता है? उपचयित। क्या होता है? उपचयित। और जहां ऑक्सीजन हटता है वहां होता है अपचयित। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? अपचयित पदार्थ। तो उपचयित और अपचयित समझ में आया बच्चों क्या होते हैं? तो यही होते हैं उपचयित और अपचयित पदार्थ। अगर इनमें बात करें तो यहाँ पर ये उपचयित है। क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर बात करें तो ये क्या है? अपचयित, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हटा हुआ है, अपचयित। तो बच्चों एक बार फिर से हम इस अभिक्रिया को दोबारा रिवीजन करा रहे हैं कि देखिएगा बच्चों, इसकी डेफिनेशन फिर एक बार हम बोल रहे हैं आपको कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल बच्चों, बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। बच्चों देखो क्या है कि पढ़ना बहुत कठिन है, तो आप पढ़ने की कोशिश ना करें, केवल सीखें कि ये कैसे होता है। तो केवल आपको सीखने की जरूरत है। आप पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना भूलते हैं बच्चों। देखो कोशिश किया करो कि हम सीखें। कैसे सीखें? जैसे छोटा बच्चा सीखता है ना कि अपने फैमिली से, अब किसी से पूछता है कि ये क्या है, इसी प्रकार से बच्चों आप भी सीखो कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। अब आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 क्यों आया, ये ओ क्यों आया, यहाँ पर ऐसे क्यों हुआ। तो बच्चों आपको पिछली वीडियो में ये सब जानकारी मिलेंगी। आपको केमिस्ट्री की पिछली वीडियो बहुत बेसिक सिलेबस से हम पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए बच्चों हम आगे अब पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद पढ़ते हैं हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया पढ़ते हैं बच्चों। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया बच्चों, इससे पता चलता है कि ऊष्मा मतलब ऊष्मा, क्षेपी मतलब छिपी हुई है, तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे बच्चों कि वह अभिक्रिया जिसमें
अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों लिखते हैं हम C6H12O6, C6H12O6 की क्रिया कराएंगे O2 से प्लस, क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है बच्चों? ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करें तो देखें बच्चों, यहाँ C कितने हैं? 6, यहाँ पर है 1, C6। अब बच्चों O कितने हो गए? 6 दूनी 12 O हो गए। तो बच्चों हम करते हैं यहाँ पर 6 और 6 दूनी 12, यहाँ पर कितने हैं? 6 और 6 दूनी 12, कितने हो गए बच्चों? अब हमारी रिएक्शन क्या होगी? संतुलित हो गई। तो हमने कैसे बताया थी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया बच्चों, ऊष्माक्षेपी के बाद हम पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया बच्चों, इसमें पता चलता है कि ऊष्मा और शोषी मतलब ग्रहण करना। क्या करेंगे बच्चों कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा दी जाती है, वह अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों MgO प्लस, अगर इसे हम ऊष्मा दें तो बच्चों ये टूट जाता है Mg प्लस O2 में। अब ये हमारी समीकरण संतुलित भी हो चुकी है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि अभिक्रिया कराने के लिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा दी जाती है। क्या करना है बच्चों? ऊष्मा दे रहे हैं तब अभिक्रिया होती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा दी जाती है, वो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों आगे चलते हैं, हमारे 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, उसे कवर कराते हैं। आगे है बच्चों संक्षारण। हाँ तो बच्चों हम पढ़ रहे थे संक्षारण। क्या? संक्षारण का मतलब होता है कि बच्चों किसी भी धातु पर या किसी भी तत्व पर जो गंदगी चढ़ जाती है उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग का लगना होता है, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो कैसे लिखते हैं बच्चों कि जब कोई वस्तु अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है, जब कोई वस्तु अम्ल आर्द्रता तथा वायु के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित होती है, संक्षारित हो जाती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना आदि। बच्चों कैसे? जैसे हम लोहे को ले लेते हैं बच्चों, लोहे प्लस ऑक्सीजन वायु के संपर्क में आ जाता है तो ये आयरन ऑक्साइड बनाता है, FeO। हाँ तो बच्चों क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन
ऑक्साइड। ये क्या होता है बच्चों, एक अशुद्धि होती है। क्या होती है? अशुद्धि। जैसे जंग लग जाती है, लोहे पर जंग लग जाती है। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं अब संक्षारण के बाद में पढ़ते हैं विकृत गंधता। विकृत गंधता क्या होती है? विकृत गंधता, विकृत गंधता, विकृत गंधता के बारे में कुछ जानते हैं बच्चों? विकृत गंधता क्या होती है? विकृत गंधता, विकृत गंधता क्या होती है बच्चों? जो तेलीय या वसायुक्त जो खाद्य सामग्री होती है ना, उन्हें लंबे समय तक रखते हैं तो वे खराब हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो वायु के संपर्क में आ जाती हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती हैं, और वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन उपचयन अभिक्रिया हो जाती है, ऑक्सीजन से उपचयन अभिक्रिया हो जाती है। इसीलिए बच्चों तेल मतलब जो तेलीय खाद्य सामग्री है वो जल्दी खराब हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें क्या रखते हैं बच्चों? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस से मतलब अच्छे से संरक्षण करते हैं नाइट्रोजन गैस से। जैसे चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे कि ये चिप्स होती हैं वो खराब नहीं होती हैं। इसीलिए बच्चों कैसे लिखेंगे विकृत गंधता को? कि जब तेल तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री, तेल तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु वायु के संपर्क में आती हैं तो ये अपचयित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अपचयित हो जाती हैं, वो खाने योग्य नहीं रहती हैं। इसीलिए बच्चों ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ये हमारी विकृत गंधता होती है। विकृत गंधता की थ्योरी यही है बच्चों। और हम आगे पढ़ते हैं कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? जो लोहे की वस्तुएं होती हैं हम उन पर पेंट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर जंग न लगे, इस वजह से हम पेंट करते हैं। तो बच्चों कैसे लिख पाएंगे हम कि लोहे की वस्तुएं वायु तथा लोहे की वस्तुएं वायु तथा नमी से क्रिया करके, वायु तथा नमी से क्रिया करके, लोहे की वस्तुएं वायु तथा नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाती हैं, आयरन ऑक्साइड बनाती हैं, जिससे उनके ऊपर जंग चढ़ जाती है, जिससे उनके ऊपर जंग चढ़ जाती है। इस जंग को बचाने से, इस जंग को लगने से रोकने के लिए इन धातुओं को, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से रोकने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है। तो बच्चों और पढ़ते हैं हम आगे कि और है एक क्वेश्चन कि जुगनू जुगनू रात में चमकते क्यों है? जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? 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 तो बच्चों जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? तो जुगनू रात में क्यों चमकते हैं बच्चों? तो इसमें जुगनू में एक हार्मोन्स पाया जाता है, जुगनू में एक प्रोटीन पाया जाता है। जुगनू में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम होता है ल्यूसीफेरस। ल्यूसीफेरस नाम का प्रोटीन पाया जाता है। जुगनू में क्या पाया है? ल्यूसीफेरस नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिसका वायु की उपस्थिति में किसी एक एंजाइम से क्या होती है? अभिक्रिया हो जाती है, एंजाइम से अभिक्रिया हो जाती है, जिसके कारण जुगनू हमें रात में चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तो बच्चों जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि जुगनू में प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ल्यूसीफेरस नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिसका किसी एक एंजाइम की उपस्थिति में
क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, मतलब वायु से क्रिया कर क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, इसीलिए जुगनू हमें रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। और बच्चों एक और है, आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे और कराते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायु में रिबिन 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 बोले तो बच्चों मैग्नीशियम मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो बच्चों वायु में जलाने से पहले रिबन को साफ क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों वायु में रिबन को, क्योंकि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील धातु होती है, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील धातु है, जो ऑक्सीजन, जो धूल मिट्टी ऑक्सीजन वायु से क्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, जिससे मैग्नीशियम धातु के ऊपर क्या चल जाती है, धूल मिट्टी आदि की परत जम जाती है। उस परत को हटाने के लिए ही मैग्नीशियम धातु को रेगमाल द्वारा साफ किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है, जिससे हमारी रिबिन बोले तो मैग्नीशियम धातु आसानी से जल जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बताया बच्चों कि मैग्नीशियम जो होती है हमारी अधिक क्रियाशील धातु होती है। हमने आपको भी सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी इसी वीडियो में, तो आप देखना कि मैग्नीशियम ऊपर होती है तो इसीलिए अधिक क्रियाशील धातु होती है, जो कि वायु से क्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो क्या होती है, अशुद्ध होती है। क्या होती है, अशुद्ध। इस धूल मिट्टी के कणों को हटाने के लिए मैग्नीशियम को किससे साफ किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है, जिससे हमारी जो मैग्नीशियम धातु है इसे वायु में जलाने से आसानी से जल सकती है और जल जाती है। इसलिए बच्चों एक अभिक्रिया और रहेगी आपकी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन के पाचन से जो प्राप्त ऊष्मा होती है, भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा होती है जिसे हम ग्लूकोज के रूप में प्राप्त करते हैं, वो धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर हमारे होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। इसीलिए हम करते हैं, जैसे बच्चों C6H12O6 + 6O2 क्रिया कराएंगे 6CO2 + 6H2O प्लस ऊष्मा। तो श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन के पाचन से प्राप्त जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में या जल के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। इसीलिए हम श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों आपका पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अम्ल, क्षार तथा लवण।
हम बताएंगे कि अम्ल क्षार तथा लवण क्या चीज होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे पीओपी, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि ऐसे अच्छे मेन टॉपिकों को हम पढ़ते हैं। तो बच्चों हम आपके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।